नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये करंट अफेयर का पापा वीडियो है। ये कंप्लीट नेशनल, कंप्लीट इंटरनेशनल, जितना एग्जाम के लिए जरूरी है वो सारी चीजें इसमें करवाई गई हैं। 18 इसमें जो सेक्शन या टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर इंक्लूडेड है, वन लाइनर भी है और प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हैं। अवार्ड्स एंड ऑनर से रिलेटेड हो गया, अपॉइंटमेंट हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, समिट हो गए, रैंक एंड रिपोर्ट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, डेट्स हो गए, थीम्स हो गए, बुक्स, ऑथर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट डेवलपमेंट है, स्कीम्स जो है गवर्नमेंट के कैंपेन्स हो गए, गवर्नमेंट के एप्स, पोर्टल्स हो गए, ऑबिटुअरी हो गई, डिफेंस हो गया, एग्रीमेंट हो गया, एप्स एंड पोर्टल्स हो गए, ब्रांड एम्बेसडर हो गए, जीआई टैग हो गए, साइक्लोन हो गया, प्लेसेस इन न्यूज हो गए और वन लाइनर हो गए। तो कंप्लीट करंट अफेयर है ये, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, सभी स्टेट पीसीएस के लिए प्लस सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है। ये पूरा वीडियो जरूर देख लिया करिए हर बार। और यूपी पीसीएस की बिल्कुल शुरुआत से लेकर सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप हमारे चल रहे हैं। आप उसमें ज्वाइन करके वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। सारे स्टेट पीसीएस के लिए, चाहे आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, आरएएस की तैयारी कर रहा हूं, एचसीएस की तैयारी कर रहा हूं, एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहा हूं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट जो है आप इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उतना जितना सिलेक्शन के लिए जरूरी है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जेन्युइन और ऑथेंटिक कंटेंट सिर्फ 3 नंबर है हमारे, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। सिर्फ इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके हमारे लेटेस्ट पेड ग्रुप में आके ही स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऑथेंटिक और जेन्युइन करंट अफेयर आपको मिल सकता है। करंट अफेयर के लिए बहुत मेहनत करते हैं, डेली डेटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद जाके जो है मंथली जब ये कंपाइलेशन हो रहा होता है तो 8 स्टेज से जाके प्रूफ रीडिंग से लेके ट्रांसलेशन से लेके जो है पूरा एक एक न्यूज, जो भी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड हो, सब कुछ इसमें दिया जाता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर हाईली रिकमेंडेड होता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए, इवन यूपीएससी के लिए, जो उसमें फैक्चुअल करंट अफेयर आता है। वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो इस वाले वीडियो से ओवरऑल या टोटल करंट अफेयर आपका कवर हो जाएगा। बाकी यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, एमपी स्पेशल, राजस्थान स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल और सारे स्टेट पीसीएस का आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में मिलता रहेगा। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले 1 महीने का पूरा करंट अफेयर का पूरा कच्चा चिट्ठा, सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एक ही जगह यही मिलेगी आपको। नवंबर मंथ 2024 का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर हम लोग स्टडी करेंगे। पहला सेक्शन हमारा एग्रीमेंट सेक्शन होता है। ये दो आप न्यूज स्किप कर सकते हैं, इसको हम लोग पीडीएफ में डिलीट करवा देंगे, ये अननेसेसरली आ गई है। पहला एग्रीमेंट जो हमको कवर करना है वो है भारत और बिम्स्टेक के मध्य जो मेजबान देश समझौता हुआ है, या फिर होस्ट कंट्री एग्रीमेंट जो इंडिया ने साइन किया बिम्स्टेक के साथ। होस्ट कंट्री एग्रीमेंट इंडिया ने इसलिए साइन किया है क्योंकि बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर जो है ये भारत में एक जगह पर एस्टैब्लिश होने वाला है। कहाँ पर? बेंगलुरु, कर्नाटक में। तो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर जो एस्टैब्लिश किया गया है, तो इसलिए जो है भारत ने बिम्स्टेक के साथ समझौता किया है बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना के लिए। कहाँ पे स्थापित किया गया आपसे पूछेंगे तो बेंगलुरु में। इसरो ने अपने गगनयान मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी से एक सहयोग समझौता किया है, जिसको कहा जा रहा है इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट। इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट इस तरीके से है क्योंकि गगनयान में एक ऐसा फेज भी हो सकता है जब हमको मिशन अबॉर्ट करना पड़े, तब वहां पर ऑस्ट्रेलिया के आसपास के समुद्री क्षेत्र की जरूरत पड़ सकती है और ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी के सहयोग की जरूरत पड़ सकती है मिशन अबॉर्ट अगर करना पड़ा तो इस तरीके से इसरो और ऑस्ट्रेलिया की स्पेस एजेंसी के बीच यहाँ पर समझौता हुआ है। भारत द्वारा रियाद डिजाइन कानून संधि पर निर्णायक अधिनियम जो है पर हस्ताक्षर किए गए। इंडिया ने अभी फाइनली साइन किया है रियाद डिजाइन ट्रीटी पर। रियाद डिजाइन ट्रीटी जो है मेंबर कंट्रीज जो वीपो के हैं उन्होंने फाइनली अडॉप्ट कर लिया है इसको। करीब 20 साल बाद जो है वीपो मेंबर कंट्रीज ने इस ट्रीटी को अडॉप्ट किया है। तो इंडिया ने इसको साइन किया है 26 नवंबर 2024 को। 26/11 को इंडिया ने ये रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी जो है साइन किया, याद रख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे है अपॉइंटमेंट सेक्शन। अपॉइंटमेंट काफी इंपॉर्टेंट हुए हैं। जैसे सबसे पहला अपॉइंटमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए है। श्री के संजय मूर्ति जो है श्री गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह हमारे नए CAG बनकर के आ गए, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद है और इसे कहा जाता है गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स।
और ये भारत के फाइनेंस सिस्टम को कंट्रोल करता है सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर दोनों। हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में सीएजी के अपॉइंटमेंट, उसकी ओथ और कंडीशंस ऑफ सर्विस के बारे में गिवन है। इनको अपॉइंट किसके किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी ने इनका अपॉइंटमेंट लेटर जो है साइन किया होगा। ड्यूमा बोको अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज यूडीसी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, बोत्सवाना के नए प्रेसिडेंट बने 6वें। बोत्सवाना जो है ये अफ्रीकन नेशन का पार्ट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का। तो ये एक अफ्रीकन नेशन है बोत्सवाना, इसकी कैपिटल है गैबोरन। ठीक है, जो लाइन आपको दिख रही है ये कौन सी लाइन जो है इसको कट करती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इससे पास होती है। कौन कौन से कंट्री इससे बाउंड्री बना रहे हैं ये देख लेते हैं एक बार। 4 नेशन से ये बाउंड्री शेयर करता है। साउथ अफ्रीका से, जिम्बाब्वे से, नामीबिया से करता है और ज़ाम्बिया से भी करता है थोड़ी सी, कुछ फ्यू 100 मीटर्स ये बाउंड्री शेयर करता है बोत्सवाना नामीबिया से भी। सो इस तरीके से बोत्सवाना के बारे में हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है ऑफिस में। जो बाइडेन अब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका 47वें सेकंड टर्म के लिए बने हैं रिपब्लिकन पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप। और जेडी वेंस उपराष्ट्रपति बनेंगे वहां के वाइस प्रेसिडेंट। Donald Trump has appointed Tulsi Gabbard, former Democratic Congresswoman, as the U.S. Director of National Intelligence. U.S. Director of National Intelligence (DNI) का पद दिया है इन्होंने तुलसी गबार्ड को। मया सेंडू, मेया सेंडू जो है ये मोल्डोवा की नई राष्ट्राध्यक्ष बनी है। मया सेंडू मोल्डोवा की नई राष्ट्राध्यक्ष। मोल्डोवा को हम यहाँ पर देखेंगे यूरोप में, यहाँ कहीं आप मोल्डोवा को स्पॉट कर सकते हैं, यूक्रेन के बगल में। ये है हमारा मोल्डोवा। मोल्डोवा को थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं वर्ल्ड मैप में। मोल्डोवा कुछ इस तरीके का दिखेगा। मोल्डोवा की जो कैपिटल है वो है चिशनाउ। ठीक है, चिशनाउ कैपिटल है। और ये एक प्रू ट्रेवर बहती है यहाँ पर। प्रू ट्रेवर जो है ये बाउंड्री बनाती है रोमानिया और मोल्डोवा के बीच। ट्रांस बाउंड्री रिवर है, यानी कि दो नेशंस के बीच ये बाउंड्री बनाती है या फिर बॉर्डर का काम करती है। किसके बीच? रोमानिया और मोल्डोवा के बीच ये प्रूट रिवर, ये पूरी आप देखेंगे सीमा से ये बहती चली जा रही है। और किसकी ट्रिब्यूटरी है? प्रूट रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ डेन्यूब रिवर। ट्रिब्यूटरी किसकी है? डेन्यूब रिवर की है। इसको अगर हम देखें मोल्डोवा की, तो दो देशों से ये सीमा साझा करता है मेनली। एक तो यूक्रेन से और दूसरा जो है रोमानिया से। यूक्रेन रोमानिया से घिरा हुआ है आपका मोल्डोवा। हर्षवर्धन अग्रवाल भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी फिकी के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने अनीश शाह का स्थान ग्रहण किया है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज फिकी के आप कह सकते हैं अध्यक्ष बने हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। देन आशीष खन्ना अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो है महानिदेशक बने हैं तीसरे टर्म के लिए। मतलब ये न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, क्योंकि आईसी जो है एक बार फिर से भारत जो इसका अध्यक्ष राष्ट्र बना है और वाइस प्रेसिडेंट या फिर कह सकते हैं उपाध्यक्ष राष्ट्र कौन सा बना है? फ्रांस, एक बार फिर से। तो इंडिया वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड फ्रांस वॉज इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आईएसए फॉर द ईयर टर्म 2024 टू 2026, 2024 से 2026 के लिए। वॉल्डेसी उर्किजा ये ब्राजील से नए सेक्रेटरी यहाँ पर सेक्रेटरी जनरल इंटरपोल के अध्यक्ष वहाँ पे महासचिव यानी सेक्रेटरी जनरल कहलाते हैं। तो पहली बार किसी ब्राजीलियन सिटीजन को मौका मिला है इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरपोल को हेड करने का। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे कि इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किस कंट्री में है, स्पेसिफिक जो कह सकते हैं किस सिटी में। ये सब हम मिसलेनियस में रिवाइज कराते रहते हैं हर बार। ये बताइए आप कमेंट करके। आकाश त्रिपाठी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के नए सीएमडी और सीईओ बने हैं। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन जो है एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंतर्गत काम करती है। ठीक है। दीपक अग्रवाल ये भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड यानी नैफेड के नए प्रबंध निदेशक यानी एमडी बन गए हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको नैफेड कहा जाता है शॉर्ट में। तो नैफेड की स्थापना कब हुई थी? नैफेड की स्थापना हुई थी 1958 में 2 अक्टूबर को। टीवी नरेंद्रन न्यू चेयरपर्सन बन गए हैं वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के। टीवी नरेंद्रन वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन को हेड करने वाले फर्स्ट जो इंडियन थे वो थे सज्जन जिंदल। ये सेकंड इंडियन बन गए हैं जिन्होंने हेड किया है इंडियन स्टील एसोसिएशन, मतलब ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन को।
सोनू सूद भारतीय अभिनेता, ब्रांड एम्बेसडर और एडवाइजर फॉर थाईलैंड टूरिज्म, इनको नियुक्त किया गया था थाईलैंड की सरकार के द्वारा। ब्रांड एम्बेसडर एंड एडवाइजर फॉर थाईलैंड टूरिज्म, थाईलैंड के द्वारा सोनू सूद को। ध्यान रखिएगा कि भारत ने या फिर किसी भारतीय एजेंसी ने या फिर भारत के मंत्रालय ने इनको नियुक्त नहीं किया है, वहां के लोगों ने एक ऑनरेटरी टूरिज्म एडवाइजर जो है इनको बनाया है। पंकज त्रिपाठी ये फेस्टिवल एम्बेसडर बने थे अरुणाचल रंग महोत्सव के। अरुणाचल रंग महोत्सव भी हम डिस्कस करेंगे समिट वाले सेक्शन में। बेसिकली थिएटर पर आधारित फेस्टिवल था और काफी अच्छे थिएटर कलाकार रहे हैं पंकज त्रिपाठी भी, तो उनको यहाँ पर बनाया गया था फेस्टिवल एम्बेसडर। हरभजन सिंह ये स्पोर्ट्स एम्बेसडर बने थे दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के। हरभजन सिंह, इसके अलावा बनाया गया था सानिया मिर्जा को, जो कि पूर्व जो है टेनिस प्लेयर हैं। फिर खाबीब नुर्मगोमडेव ये रशियन यूएफसी चैंपियन जो है। इसके अलावा पैट्रिस एवरा को, जो फुटबॉल से एसोसिएटेड है फ्रांस से, इन सबको बनाया गया था दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का स्पोर्ट्स एम्बेसडर, इन सब लोगों को। इसके अलावा क्रिस इवेंस ऑस्ट्रेलिया के फर्स्ट एंटी स्लेवरी कमिश्नर बनाए गए थे। क्रिस इवेंस जो है ये स्लेवरी कमिश्नर वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बनाए गए थे पहली बार। मॉडर्न स्लेवरी को, यानी मॉडर्न डे दास प्रथा जो प्रचलित है उसको डील करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक नया मंत्रालय जो वहाँ पर क्रिएट किया है या कमीशन वहाँ पर बनाया है। तो इस तरीके से उन्होंने एक पहला एंटी स्लेवरी कमिश्नर जो है अपने देश में पोस्ट क्रिएट की है। अपनी तरीके का अभिनव कार्य है ये, इस वजह से इसको ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। डायरेक्टली यही पूछ सकते हैं कि किस देश ने अपने वहां पर एक एंटी स्लेवरी कमिश्नर नियुक्त किया है। आगे है डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, JR जोशी, मिसाइल साइंटिस्ट, नए चीफ बने हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रोजेक्ट जो है ये एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, और इंडिया जो है ब्रह्मोस मिसाइलें बना रहा है भारत में, और इसको अभी फिलीपींस को बेचा भी गया है भारत के द्वारा। आगे है अवार्ड्स एंड ऑनर्स। अब देख लेते हैं हम लोग अवार्ड्स एंड ऑनर्स में। बुकर प्राइज 2024 आ चुका है लेटेस्ट। अभी तक हम 2023 वाला ही आपको पढ़ा रहे थे, लेकिन बुकर प्राइज 2024 आ चुका है। किस बुक को मिला है? ऑर्बिटल नामक नॉवल को। ऑर्बिटल नामक नॉवल की लेखिका हैं समंथा हार्वे। समंथा हार्वे। बेस्ट फिल्म का जूरी पुरस्कार जो है लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मनोज बाजपेयी की एक फिल्म द फेबल को मिला था, राम रेड्डी जिसके डायरेक्टर हैं। द फेबल ने पुरस्कार कॉन्स्टलेशन फीचर फिल्म प्रतियोगिता में जीता था। यूएनएचसीआर का नैनसन रेफ्यूजी पुरस्कार दिया जाता है। जो लोग रेफ्यूजीज की मदद करते हैं या रेफ्यूजीज की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उनको सम्मानित किया जाता है यूएनएचसीआर के द्वारा। तो सिस्टर रोसिता मिलेसी ब्राजील से, इनको एक अवार्ड मिला था। मेमोना बा को बुर्किना फासो से हैं। राफेल नडाल फेडोल को, माफ कीजिए, राफेल नडाल यहाँ कहाँ से आ गए। नाडा फेडोल को, ये सुडानी शरणार्थी। दीप्ति गुरुंग, ये भारतीय नहीं नेपाली कार्यकर्ता है, तो इन सबको मिला था। और इसके अलावा जिन दावोद को मिला था, सीरियाई शरणार्थी और सामाजिक उद्यमी जिन दावोद। इन सभी 5 व्यक्तियों को यूएनएचसीआर का नैनसन पुरस्कार मिला है, ये देख लीजिएगा। नैनसन पुरस्कार बहुत सालों से पूछा नहीं है, लेकिन इस बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ इससे पूछ सकते हैं। ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड और ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर की प्रतिष्ठित उपाधि मिली है कोल इंडिया लिमिटेड को। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी CSR फंड से एक योजना चलाई थी, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना। उसके तहत जो इन्होंने कार्य किए थे उसको सम्मानित करने के लिए द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन वर्ल्ड इन्वायरमेंट अवार्ड दिया है और इनको ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर की उपाधि दी है कोल इंडिया लिमिटेड को। हुरून इंडिया की तरफ से जनरेशनल लीगेसी अवार्ड मिला था वाघ बकरी टी ग्रुप को। वाघ बकरी चाय आपने एडवर्टीजमेंट देखा होगा कभी ना कभी। इनको जनरेशनल लीगेसी अवार्ड मिला है। नाइजीरिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, ये जो है ये पुरस्कार मिला है पीएम नरेंद्र मोदी को, नाइजीरिया की यात्रा पर थे। इसके अलावा ऑर्डिनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबेडस, ये पुरस्कार जो है बारबेडस की तरफ से मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को मिला था, जो है प्रेसिडेंट ऑफ डोमिनिका की तरफ से। अभी पीएम मोदी जी ने ज्यादातर ये कैरेबियन नेशंस जो है इनकी यात्रा की थी, कैरेबियन सी के आसपास जो बसे हुए हैं, जैसे डोमिनिका यहाँ पे, ये डोमिनिका है, ये बारबेडस है यहाँ पे। तो इन सब राष्ट्रों ने अपना नागरिक पुरस्कार जो है पीएम मोदी जी को दिया था। इसके बाद गुयाना ने भी अपना हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस जो है पीएम मोदी जी को दिया था जब ये गुयाना की यात्रा पर गए थे। गुयाना की बात करें तो ये एक साउथ अमेरिकन नेशन है। गुयाना कैपिटल है जॉर्ज टाउन, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पे गुयाना जो है ये बाउंड्री शेयर करता है सूरीनाम से, वेनेजुएला से और ब्राजील से। आगे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला था।
इनको अवार्ड मिला था जो है अल्पसंख्यक उत्थान के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए, डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक मान्यता, ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर डिजिटल इनोवेशन, ये मिला था जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव को। डिजिटल ट्विन सऊदी एयरपोर्ट एग्जीबिशन में जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला था डिजिटल इनोवेशन के लिए। आगे है 18वां उदयराज सिंह स्मृति सम्मान, ये ममता कालिया को मिला था। ये नई धारा मैगजीन के द्वारा दिया जाता है। नई धारा रचना सम्मान जो है एक अलग ये प्राइज जो है दिया गया था। पोएट जो है राम किशोर उपाध्याय मेरठ से, जो उत्तर प्रदेश से, अशोक कुमार सिन्हा जो पटना से, और राइटर अलका सिन्हा जो दिल्ली से, इनको ये नई धारा रचना सम्मान मिला था। वर्ष 2025 के लिए ऑस्कर के लिए अर्हता हासिल की है अभी जो ये नॉमिनेट हुई है फिल्म, किस कैटेगरी में? लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ये जो फिल्म नॉमिनेट हुई है कन्नड़ा लैंग्वेज की है। ये सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू नो, सनफ्लावर्स वर फर्स्ट वंस टू नो, इसके निर्देशक हैं चिदानंद एस नायक। इनकी फिल्म को अभी नॉमिनेट किया गया है लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर 2025 में। ऑस्कर 2025 में इंडिया की जो एंट्री है इंटरनेशनल बेस्ट फीचर फिल्म के लिए, वो लापता लेडीज है, आपको पता होना चाहिए, लापता लेडीज है। लेकिन यूके ने किस भारतीय फिल्म को भेजा है ऑस्कर में? एक हिंदी फिल्म को। यूके ने एक हिंदी फिल्म को भेजा है ऑस्कर में अपनी एंट्री 2025 के तौर पर, संतोष नामक फिल्म को, जिसको उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शूट किया गया है। संतोष, ये यूके की ऑफिशियल एंट्री है ऑस्कर 2025 के लिए। रोहिणी नैयर प्राइज 2024 ये इंजीनियर अनिल प्रधान को मिला था। रोहिणी नैयर फाउंडेशन का ये रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 इंजीनियर अनिल प्रधान को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये फिलिप नॉइस को मिला है, ऑस्ट्रेलियन फिल्म मेकर हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में जो हुआ था ये जो है अब समाप्त हो चुका है, तो कई सारे अवार्ड जो है अनाउंस किए गए हैं। मेजर वाले हम लोग देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट अवार्ड है गोल्डन पीकॉक का अवार्ड। गोल्डन पीकॉक अवार्ड बेस्ट फिल्म को मिलता है इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। तो ये टॉक्सिक नामक फिल्म को मिला था, ये लिथुआनियन लैंग्वेज में फिल्म थी टॉक्सिक। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड वेस्टा मेतुलियाती और ईवा रुपिकाइटी को मिला है टॉक्सिक में इनके काम के लिए, इन दोनों को जॉइंटली। बेस्ट एक्टर क्लीमेंट फेवी रहे थे होली काउ नामक फिल्म के लिए। फिल्म का नाम देखिए ब्रैकेट पे लिखा हुआ है, होली काउ जो है फिल्म का नाम है, और क्लीमेंट फेवी जो है ये एक्टर का नाम है। बेस्ट डायरेक्टर बॉगटन मुरिसानु, द न्यू ईयर दैट नेवर केम नामक फिल्म के डायरेक्टर हैं ये, बॉगटन मुरिसानु। इनको बेस्ट डायरेक्टर यानी सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। उसके बाद स्पेशल मेंशन बेस्ट मेल एक्टर का, स्पेशल मेंशन आप इग्नोर कर सकते हैं, ये नहीं पूछते हैं। बेस्ट वेब सीरीज किसे मिली है? मराठी लैंग्वेज की एक वेब सीरीज है लंपन, उसे मिली है। बेस्ट डेब्यू फॉर फीचर फिल्म डायरेक्टर, बेस्ट डेब्यू फॉर फीचर फिल्म डायरेक्टर सारा फ्रिडलैंड को फेमिलियर टच नामक फिल्म के लिए। इसमें एक और आखिरी इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल। ये स्वीडन के एक फिल्म मेकर को मिला जिनका नाम है लीवन एकिन, और इनकी जो फिल्म है जिसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया गया है उस फिल्म का नाम है क्रॉसिंग। तो फिल्म नेम है क्रॉसिंग और डायरेक्टर नेम है लीवन एकिन, लीवन एकिन। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का एक नया अवार्ड इसमें आया था इस साल। पर्सनालिटी ऑफ द ईयर इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में मिला है विक्रांत मैसी को। इसके बाद मिस यूनिवर्स के रिजल्ट आ चुके हैं 2024 के। मिस यूनिवर्स 2024 घोषित की गई है विक्टोरिया ज़ारथेविग, विक्टोरिया ज़ारथेविग या आर्थेविग इनका पूरा नाम है। इनका नाम है विक्टोरिया आर्थेविग, ये सही प्रोनाउंसिएशन होता है हिंदी में, बाकी लिखा ऐसे ही जाएगा KJAER इसी तरीके से लिखेंगे, और इसमें भी थेल्विग जैसा साउंड हो रहा होगा, लेकिन विक्टोरिया आर्थेविग ये पूरा नाम है। और ये कहाँ से हैं एग्जाम पूछेंगे, ये डेनमार्क से हैं, ठीक है। और फर्स्ट रनर अप रही थी यहाँ पर चिडिमा अडेशनिया, ये कहाँ से? नाइजीरिया से। भारत की तरफ से जो पार्टिसिपेशन था रिया सिंघा का था, जो टॉप 12 के राउंड से बाहर हो गई थी। और जो ये प्रतियोगिता होती है ब्यूटी वाली, इसमें ये होता है कि लास्ट ईयर का विनर ही मतलब पुरस्कृत करता है इस साल के विनर को। तो पिछले साल की जो विनर थी शेनिस पिलाशियस, ये निकारागुआ से मिस यूनिवर्स थी 2023 में। इन्होंने जो है मिस यूनिवर्स 2024 को यानी विक्टोरिया आर्थेविक को क्राउन किया था। मिस चार्म इंडिया ये शिवांगी देसाई को अवार्ड मिला था। ग्लैमानंद समूह की तरफ से ये कंपटीशन कराया जाता है। मिस चार्म इंडिया का शिवांगी देसाई चुनी गई थी पुणे से। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार, इसमें प्रथम विजेता रही थी श्रीमती रेणु झज्जर से।
स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान की श्रेणी में। द्वितीय विजेता श्री देवेंद्र सिंह परमार शाहजहाँपुर से। तृतीय विजेता सुरभि सिंह बिजनौर उत्तर प्रदेश से। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन AIT की श्रेणी में प्रथम विजेता भास्कर प्रधान ये उड़ीसा से, और राजेंद्र कुमार ये राजस्थान से। द्वितीय श्री वीरेंद्र कुमार सैनी ये हनुमानगढ़ राजस्थान से। तो इतना ध्यान रखना काफी होगा। आगे है FIH हॉकी स्टार अवार्ड्स। इसमें बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को, और बेस्ट वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड येबी जैनसन को नीदरलैंड से। बुक्स एंड ऑथर पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स ये डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिकल अफेयर्स पर आधारित किताब है। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, इसका पुरस्कार मिला है प्रोफेसर श्रीराम चौलिया को। माँ मदर ये जो बुक है ये लिखी है डॉक्टर देवेंद्र कुमार अधोड़ावत ने, ठीक है। माँ मदर माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये डॉक्टर M.K. रंजीत सिंह की किताब है। ये जो है पर्यावरणविद है, एमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट M.K. रंजीत सिंह, उन्होंने अपनी चौथी किताब लिखी है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। वाई भारत मैटर्स, ये पुस्तक तो काफी दिन पहले लॉन्च हुई थी, लेकिन अलग अलग जगह पर जयशंकर जी जो है इसका रीड करते हैं, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग देशों में विमोचित कर रहे हैं। वाई भारत मैटर्स चर्चा में थी, UPSC ने भी इसको पूछा था, तो ध्यान रखिएगा। वाई भारत मैटर्स के लेखक हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन, द डब्ल्यू बोसॉन एंड डॉक्टर आशुतोष कोटवाल्स क्वेस्ट फॉर द अननोन, इसके लेखक हैं मणि कोटवाल, और अनुवाद इसका किया जेरी पिंटो ने। इंपॉर्टेंट डे डेट्स थीम में कर्मयोगी सप्ताह जो है 19 से 25 अक्टूबर को मनाया गया था। कर्मयोगी सप्ताह नेशनल लर्निंग वीक इसके उपलक्ष्य में मनाया गया था। भाषा गौरव सप्ताह जो है असम ने मनाया था। असम की लैंग्वेज जो है क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा पा चुकी है। असमीज लैंग्वेज को मराठी के साथ जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था अक्टूबर 2024 में। तो भाषा गौरव सप्ताह इन्होंने मनाया था असम में 3 से 9 नवंबर को। वर्ल्ड वीगन डे 1 नवंबर को मनाया जाता है। फाउंडेशन डे विभिन्न स्टेट्स का 1 नवंबर को होता है, जैसे जैसे आंध्र प्रदेश का होता है, हरियाणा का होता है, छत्तीसगढ़ का, केरल का, कर्नाटक का, पंजाब का, मध्य प्रदेश का, लक्षद्वीप का, पुडुचेरी का जो है राज्यत्व दिवस ये होता है 1 नवंबर को। जोजिला दिवस 1 नवंबर को होता है। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे 5 नवंबर को होता है। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ये होता है 6 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। 30वां नेशनल लीगल सर्विसेज डे, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस ये 9 नवंबर को होता है। पहली बार इसको मनाया गया था 9 नवंबर 1995 में। 24वां उत्तराखंड स्थापना दिवस ये 9 नवंबर को होता है। इसकी स्थापना की गई थी, तो इसका नाम उत्तरांचल था। बाद में 2007 में इसका नाम बदल करके उत्तराखंड रखा गया था। 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी उत्तरांचल के नाम से। प्रत्येक वर्ष उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है इसी उपलक्ष्य में वहाँ पे। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को। विश्व निमोनिया दिवस जो है 12 नवंबर को। एवरी ब्रीथ काउंट्स जो है इस बार थीम थी। वर्ल्ड डायबिटीज डे ये 14 नवंबर को मनाया जाता है, और बाल दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को। चौथा जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा की जयंती को हर साल PM मोदी जी ने जो है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। कब? 10 नवंबर 2021 को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस नेशनल प्रेस डे ये 16 नवंबर को मनाया जाता है, 16 नवंबर को। इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस ये 16 नवंबर को। नेशनल एपिलेप्सी डे ये 17 नवंबर को। 7th नेशनल नेचुरोपैथी डे ये 18 नवंबर को। इसकी थीम थी हेल्दी एजिंग एंड लॉन्जिविटी। नेचुरोपैथी डे जो है नवंबर 2018 से मनाना शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। वर्ल्ड टॉयलेट डे ये 19 नवंबर को होता है। टॉयलेट्स आर अ प्लेस फॉर पीस। रानी लक्ष्मीबाई जयंती ये 19 नवंबर को। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये 20 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व बाल दिवस और भारतीय बाल दिवस में 6 दिन का अंतर है, ये ध्यान रखना है। और वर्ल्ड टेलीविजन डे ये 21 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड फिशरीज डे 21 नवंबर को। इस बार जो थीम थी भारत में, जो इसकी थीम थी इंडिया ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेंथनिंग स्मॉल स्केल एंड सस्टेनेबल फिशरीज। इस बार ये दिवस कहाँ मनाया गया था? दिल्ली में। अलग अलग जगह पर फिशरीज डे मनाया जाता है, इस बार दिल्ली में ही मनाया गया था सुषमा स्वराज भवन में। उसके बाद गुरु तेग बहादुर मार्टियरडम डे, गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस ये 24 नवंबर को मनाया गया जाता है, ठीक है। 24 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब के ऑर्डर्स पर कराई गई थी। सिखों के 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन ये 25 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को। हमने जो है इसको कब बनाना शुरू किया था? 2015 में।
2015 से हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार एक पदयात्रा निकाली गई थी, मेरा संविधान मेरा स्वाभिमान नाम से। माई भारत यूथ वॉलंटियर्स की यात्रा यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने निकाली थी कॉन्स्टिट्यूशन डे के से पहले, एक दिवस पहले 25 नवंबर को। नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पहली बार आयोजित किया गया था 26 नवंबर 2014 को। तो संविधान दिवस और दुग्ध दिवस एक ही दिन होता है, याद रखा जा सकता है। आगे अब जाते हैं साइंस या टेक्नोलॉजी पर। देश का मार्स और चंद्र पर पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन। एनालॉग अंतरिक्ष मिशन जो है, इसमें एनालॉग की स्पेलिंग यहाँ पर समझिएगा। एनालॉग की स्पेलिंग ये है, यहाँ पर ये नहीं है, GUE नहीं है। तो एनालॉग का मतलब यहाँ पर एनालॉजी से है। तो किसकी एनालॉजी यहाँ पे करना चाहते हैं? तो इसमें इसरो ने बेसिकली क्या किया था, लद्दाख में देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया था कि मून है, मार्स है, वहां पर कैसा एनवायरनमेंट हमको देखने को मिल सकता है, उसको यहीं पर सिमुलेट करने का लक्ष्य रखा गया था। सिमुलेट करने का मतलब क्या हुआ कि वहां जैसी कंडीशंस देखने को मिल सकती हैं आपको, ऐसा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे किया जाए। एक फैब 1 नामक एक इन्फ्लेटेबल जो है आवास जो है बनाया गया था, एक बहुत बड़ा गुब्बारा आप कह सकते हैं, और उसमें ऐसी कंडीशंस क्रिएट की गई थी जो आपको मून या फिर मार्स में देखने को मिल सकती हैं, और उस तरीके से हमारे इक्विपमेंट्स को टेस्ट किया जाता है। तो सिमुलेट लाइफ एंड इंटरप्लेनेटरी हैबिटेट एंड एक्सप्लोर द चैलेंजेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग अ बेस स्टेशन बियॉन्ड अर्थ। तो अगर हम बेस स्टेशन क्रिएट करते हैं तो हमको क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है मून में या मार्स में, इसका पता लगाने के लिए फैब 1 नामक ये एक कह सकते हैं इन्फ्लेटेबल आवास ये है, इस एनालॉग मिशन के तहत जो है इसरो ने क्रिएट किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको कहाँ पे किया था ये आपसे एग्जाम पूछेंगे। लेह लद्दाख में जो है ये ऑपरेशन परफॉर्म किया गया था, देश का पहला एनालॉग मिशन। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट। विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट जापान के क्योटो यूनिवर्सिटी और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा जो है इसने बनाया था। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था। इसमें हनौकी मैग्नोलिया वुड का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कुल मिलाकर ये देखना चाहते हैं कि जो है वहाँ के जो कंडीशंस हैं वो वुड से कैसा बिहेव करते हैं। वुड फॉर फ्यूचर स्पेस हैबिटेट्स एंड स्ट्रक्चर, जो फ्यूचर में स्पेस हैबिटेट्स या स्ट्रक्चर बनाएंगे क्या उसमें वुड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टेस्ट करने के लिए जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा ने सैटेलाइट भेजा था, इसका नाम लिग्नोसैट है। स्पेसएक्स द्वारा इसरो का GSAT-N2 उपग्रह लॉन्च किया गया था। स्पेसएक्स के साथ साझेदारी में पहली बार इसरो ने कोई उपग्रह लॉन्च किया है, इसका नाम है GSAT-N2, GSAT-20 भी इसको कहा जा रहा है। इसको जो है फाल्कन 9 रॉकेट से स्पेसएक्स के साथ साझेदारी में इसरो ने जो है छोड़ा है। बायोडिग्रेडेबल फोम ये चर्चा में रहा था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु के रिसर्चर्स ने एक बायोडिग्रेडेबल फोम जो है डेवलप किया है। चूंकि फोम जो है ये प्लास्टिक से बनाया जाता है और रिसाइकिल करने में काफ़ी इसमें मशक्कत का सामना करना पड़ता है, रिसाइकिल हो नहीं पाता है। तो एक रिसाइकलेबल या फिर बायो डिराइव्ड फोम जो है बनाया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के रिसर्चर्स ने। अब आ जाते हैं डिफेंस सेक्शन पे। डिफेंस में हम देखेंगे स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति, ये जकार्ता इंडोनेशिया में परफॉर्म की गई थी। भारत और इंडोनेशिया के मध्य ये जो संयुक्त विशेष बल है उन्होंने गरुड़ शक्ति का 9th एडिशन जो है किया था जकार्ता के सिजानतुंग नामक जगह पर। आगे है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भारतीय और अमेरिका के जो है सैनिक करते हैं। वज्र प्रहार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है वज्र प्रहार के नाम से। इस बार ये यूएस में भी थी। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और वियतनाम करते हैं विनबैक्स के नाम से, ये अम्बाला और चांडी मंदिर में हुई थी हरियाणा में। और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रो हिंद में हुई थी, इस बार भारत में पुणे महाराष्ट्र में। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज पूर्वी प्रहार नाम से, ये भारतीय नौसेना, वायुसेना और भारतीय कह सकते हैं थल सेना ने संयुक्त रूप से किया था इसको। मतलब ये हमारी डोमेस्टिक एक्सरसाइज थी, ये मेचुका में हुई थी अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम था पूर्वी प्रहार। आगे भारत का पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास, इसका नाम रखा गया था अंतरिक्ष अभ्यास। फर्स्ट स्पेस डिफेंस एक्सरसाइज थी, ठीक है, डिफेंस स्पेस एजेंसी ने इसको कंडक्ट किया था। फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024। जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन। डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज जो है ये किसने किया था, इंडियन आर्मी ने जो किया था ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन। ये कहाँ पे किया था, पोरबंदर गुजरात में, संयुक्त विमोचन। इसके बाद ज्ञान शक्ति थिंक टैंक जो है इसकी स्थापना की गई साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर राजस्थान में। आरएस वाले लोग जरूर देखिएगा इसको, जिन लोगों को आरएस का पेपर देना है फेब मंथ में। राजस्थान के डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस को मजबूत करने के लिए जयपुर बेस्ड साउथ वेस्टर्न कमांड जो है इसने एक थिंक टैंक सेटअप की है जिसका नाम है ज्ञान शक्ति।
सेवन्थ शिप ASWSWC की, यानी कि जो है सेवन्थ शिप एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रेणी की, जो है अभी लॉन्च की गई है LNT द्वारा कटपल्ली में, चेन्नई के पास। इसका नाम है अभय। तो ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट जो है, इसका क्या नाम है? अभय। इस शिप का नाम अभय है। इसके बाद गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम, रॉकेट लॉन्च सिस्टम है बेसिकली पिनाका। अब इसको टेस्ट किया DRDO ने सक्सेसफुली, इसमें जो है फ्लाइट टेस्ट इसके किए थे। तो पिनाका इज व्हाट, ये CDS पेपर में आया था। तो पिनाका वीपन सिस्टम जो है बेसिकली एक रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। इसमें 12 रॉकेट जो है 44 सेकंड में छोड़े जा सकते हैं। इंडिया फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था। कहाँ से किया गया था? ओडिशा से, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा से इसका सफल परीक्षण किया गया था। सशस्त्र बलों के लिए 1500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक विभिन्न विस्फोटक सामग्री ले जाने के लिए डिजाइन किया गया इस मिसाइल को। अब ऑब्जुरी सेक्शन पे आ जाते हैं। ऑब्जुरी सेक्शन में फेमस शहनाई वादक जो हिमाचल प्रदेश से हैं, इनका निधन हुआ था। इनका नाम सूरज मणि है। सूरज मणि को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान भी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश का। इनका निधन हुआ था 63 वर्ष की आयु में। विवेक देबरॉय ये इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, चेयरपर्सन रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में। जो है इनको पद्मश्री अवार्ड किया गया 2015 में। 69 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। रोहित बाल ये फेमस फैशन डिजाइनर ऑफ इंडिया, ये नहीं रहे 63 वर्ष की आयु में। इसके बाद शारदा सिन्हा बिहार की स्वर कोकिला इनको कहा जाता है। बिहार की, इनको बिहार कोकिला भी कहा जाता है। 1991 में पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण इनको मिल चुका है। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। पंडित राम नारायण सारंगी वादक ये नहीं रहे। वरद राव कमलाकर वर्ल्ड रिनोड मृदंगम आर्टिस्ट ये नहीं रहे। ब्रेटन बॉक ये साउथ अफ्रीका के राइटर और पोएट नहीं रहे। और राशि रुइया को फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ SR ग्रुप ये नहीं रही। अब आ जाते हैं स्कीम्स कैंपेन सेक्शन पर। तो PM विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है अनाउंस की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। PM विद्या लक्ष्मी स्कीम ऐसी स्कीम है जिसमें जो टॉप के इंस्टीट्यूट हैं भारत के, और टॉप के इंस्टीट्यूट कैसे डिसाइड होंगे? जो NIRF की रैंकिंग आती है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की रैंकिंग जो आती है, उसमें जो क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं QHEI, उसमें करीब 860 ऐसे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से जिनकी रैंकिंग अच्छी रहती है, उसमें 22 लाख से अधिक विद्यार्थी जो इनरोल होना चाहते हैं वो अपनी इच्छा अनुसार PM विद्या लक्ष्मी का लाभ ले सकेंगे। इसमें क्या है? बेसिकली ऋण की योजना है। ट्यूशन फीस के लिए जो कई बार बैंक लोन लेना पड़ता है स्टूडेंट्स को, तो उनको बैंक लोन जो है सरकार उपलब्ध कराएगी आसान किस्तों में और बहुत ही कम इंटरेस्ट पर। और अगर 7.5 लाख तक का लोन अगर कोई छात्र लेना चाहता है अपनी ट्यूशन फी वगैरह कॉलेज फी पे करने के लिए, तो उसको कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है, गारंटर फ्री लोन दिया जाता है बैंक से और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ये है PM विद्या लक्ष्मी स्कीम। इसको 2024-25 से 2031 तक ये चलाया जाना है। आगे है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम, ये शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च की थी। इसका उद्देश्य है सरकारी प्रबंधित उच्च शिक्षण संस्थानों में, अनुसंधान विकास संस्थानों में छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए उच्च प्रभाव वाले विद्वानों के लेखों और पत्रिकाओं तक निर्बाध पहुंचाना। जो लोग रिसर्च में है वो जानते हैं कि जो रिसर्च पेपर्स हैं और कई सारे जो जर्नल्स हैं वो बहुत महंगे आते हैं, उनका सब्सक्रिप्शन काफ़ी महंगा होता है। तो हाई इम्पैक्ट स्कॉलरली आर्टिकल्स और जर्नल्स को स्टूडेंट्स जो है आसान मतलब सब्सक्रिप्शन पर जो है पा सकें, इसके लिए सरकार ने ये योजना लॉन्च की है। ठीक है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में अब आ जाएंगे हम लोग। स्पोर्ट्स में 61वां ईरानी क्रिकेट कप, ईरानी क्रिकेट कप इस बार जीता था मुंबई ने। कप्तान अजिंक्य रहाणे थे और हराया किसको था? शेष भारत को। IPL खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। इनका नाम आपने काफी सोशल मीडिया में देखा होगा। कोई इनको 13 वर्षीय बता रहा है, कोई 14 वर्षीय बता रहा है। लेकिन IPL इतिहास में नीलामी में पार्टिसिपेट करने वाले और जो है 1.10 करोड़ रुपए में बिकने वाले पहले खिलाड़ी बन गए, सबसे युवा खिलाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी तो बन ही गए हैं। मान लीजिए 14 के भी मान लीजिए इनको, वैसे तो 13 वर्ष ही आप एग्जाम में मानेंगे क्योंकि मेजर सोर्सेस में ये दिया जा रहा है। तो वैभव सूर्यवंशी जो बिहार से हैं, इनको किस टीम ने खरीदा है? राजस्थान रॉयल्स ने। ये ध्यान रखिएगा, राजस्थान रॉयल्स ने इनको परचेज किया है। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL ऑक्शन, IPL ऑक्शन में सबसे अब तक के एक्सपेंसिव प्लेयर साबित हुए हैं ऋषभ पंत 27 करोड़ में। 27 करोड़ में जो है इनको किसने जो है लिया है ऑक्शन में? लखनऊ सुपर जायंट्स ने, लखनऊ सुपर जायंट्स ने। इसके बाद विविध सेक्शन पे आ जाते हैं। 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसमें विजेता रहा था हॉकी झारखंड, लगातार तीसरी बार। उप विजेता रहा था यहाँ पर हॉकी मध्य प्रदेश। सुल्तान ऑफ जोहोर कप जो है हॉकी वाला होता है, इसमें स्वर्ण पदक जीता था ग्रेट ब्रिटेन ने, रजत पदक ऑस्ट्रेलिया ने और ब्रॉन्ज मिला था इंडिया को।
सुपर फेदरवेट का टाइटल जीता था यहाँ पर मनदीप जांगड़ा ने। ब्रिटिश मुक्केबाज कॉनर मैकिन्टॉश को हरा करके जीता था। और प्रो बॉक्सिंग इवेंट श्रेणी में विश्व चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने थे मनदीप जांगड़ा। आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, भारत में जो बिलियर्ड्स प्लेयर है पंकज आडवाणी, इन्होंने ये 28वां वर्ल्ड चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया था। लगातार 7वां इनका टाइटल है। इंग्लैंड के रॉबर्ट हॉल को हरा करके जीता था ये वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 पंकज आडवाणी ने। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 और खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन जो है ये कहाँ पे होगा, बिहार में होगा अप्रैल 2025 में। जैव विविधता पर कन्वेंशन के पक्षकारों का सम्मेलन, वैसे समिट सेक्शन में आना चाहिए समिट कॉन्फ्रेंसेस में, लेकिन यहीं पर लिख दिया गया है तो चलिए इसको देख ही लेते हैं, बाद में स्किप नहीं करेंगे। 16th मीटिंग ऑफ कन्वेंशन ऑफ पार्टीज यानी COP 16 जो है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जो हुई थी, कहाँ पे हुई थी, कोलंबिया में, कॉली नामक जगह पर कोलंबिया में हुई थी। ये 196 कंट्रीज द्वारा रेटिफाई की जा चुकी है कन्वेंशन ऑफ ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएस को छोड़ करके। ठीक है, 3 प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं इस कन्वेंशन के, सस्टेनेबल यूज, कंजर्वेशन, इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। समिट सेक्शन पे आ जाते हैं नवंबर मंथ में हम लोग। वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट 2024 का आयोजन किया गया था लंदन यूके में, और इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने भी भाग लिया था। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA और जनरल असेंबली और ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की जो जनरल असेंबली इस बार कहाँ पे थी, न्यू दिल्ली में। पहली बार ऐसा हुआ है पिछले 130 सालों में, फर्स्ट टाइम इन 130 ईयर्स की पहली बार जनरल असेंबली इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की भारत में हुई थी, न्यू दिल्ली में हुआ था। ICA का ये जनरल असेंबली 130 वर्षों में पहली बार। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का आधिकारिक शुभारंभ भी किया गया था। तो यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप में, ये भी ध्यान रखिएगा। इससे जो कह सकते हैं ये कॉन्फ्रेंस की थीम थी वो थी कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी टू ऑल। G20 समिट 2024 अभी खत्म हुई है। G20 की अध्यक्षता इस बार 2024 में ब्राजील के पास थी, तो ये जाहिर सी बात है सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा ने की थी। इस बार इसकी थीम थी G20 2024 की, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। इस बार कुछ जो अभिनव हुआ था वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया था ग्लोबल कोलिशन अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, ग्लोबल कोलिशन अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी लॉन्च किया गया था। इसका जो एफर्ट है ये है कि ग्लोबली पॉवर्टी को कम करना है, हंगर को इरेडिकेट करना है 2030 तक। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज कि G20 शिखर सम्मेलन जब ओवर हो जाता है तो ये अध्यक्षता जो है दूसरे राष्ट्र के पास चली जाती है। तो अब किस G20 नेशन के पास अध्यक्षता गई है, 2025 की अध्यक्षता मेजबानी कौन करेगा, दक्षिण अफ्रीका करेगा। तो ब्राजील से अध्यक्षता किसको प्राप्त हुई है, साउथ अफ्रीका को। तो अगली समिट कहाँ पे होगी, साउथ अफ्रीका में, G20 वाली। EV एज अ सर्विस प्रोग्राम, EV एज अ सर्विस प्रोग्राम को लेकर के ये कॉन्फ्रेंस जो है ये हुई थी मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में हुई थी। इसमें ई मोबिलिटी को गवर्नमेंट ऑफिस में प्रमोट कर रहा है, तो इसके तहत 5000 ई कार्स जो है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा यूज की जाएंगी अगले 2 सालों में, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई चीज यूज करेगी तभी भरोसा बैठेगा लोगों को कि हाँ वो चीज अच्छी है, ऐसा होता है। अगर गवर्नमेंट के लोग ही ये पेट्रोल वाली और डीजल वाली बड़ी बड़ी कार लेकर घूमेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों का विश्वास ई मोबिलिटी में नहीं बैठेगा। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ये तो हम देख चुके हैं। आगे है फर्स्ट आसियान इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग, फर्स्ट आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग जो है ये कहाँ पे हुआ था, सिंगापुर में हुआ था, सिंगापुर में। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आरोहा, तो आरोहा ये आयुर्वेद से एसोसिएटेड कॉन्फ्रेंस से हुई थी, जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। एडवांसमेंट इन रिसर्च एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फॉर होलिस्टिक आयुर्वेदा ये थीम थी। आगे है फर्स्ट कावेरी मीट्स गंगा इवेंट, ये कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा कावेरी मीट्स गंगा इवेंट जो है कराया गया था दिल्ली में। फर्स्ट आसियान बुद्धिस्ट समिट, फर्स्ट आसियान नहीं, माफ कीजिएगा, एशियन, ठीक है, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, इसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है इसमें चीफ गेस्ट थी। इसकी थीम थी रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, एशिया को सुदृढ़ करने में बुद्ध और धम्म की भूमिका। इसका आयोजन किसने किया था, एशियन बुद्धिस्ट समिट का आयोजन किया था मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन IBC ने। फर्स्ट साउथ एशिया लार्जेस्ट मैरीटाइम थॉट लीडरशिप फोरम, ये सागर मंथम, इसका आयोजन हुआ था नई दिल्ली में।
ये किसने किया था सागर मंथन का आयोजन? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज ने इन कोलैबोरेशन विद ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। आगे है द सेकंड फेज ऑफ आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा चरण जो है ये दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें कुछ पुरस्कार प्रदान किए गए थे मिलिट्री स्टेशन को। 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले मिलिट्री स्टेशन में फर्स्ट प्राइज यहाँ पर मिला था पटियाला को। मिलिट्री स्टेशन पॉपुलेशन रेंजिंग फ्रॉम 5,000 टू 10,000 बागराकोट को। मिलिट्री स्टेशन पॉपुलेशन लेस देन 5,000 कन्नूर को। और रेसिड्यू फ्री मिलिट्री सैनिटेशन कैंपेन फॉर बेस्ट वेस्ट डिस्पोजल के लिए सिवोक रोड को पहला स्थान मिला था। बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेशन सूरतगढ़। इंडिया ऑस्ट्रेलिया एनुअल समिट जो है इसका आयोजन किया गया था इस बार ना इंडिया में ना ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे किया गया था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। आगे है थर्ड सरस आजीविका मेला। सरस आजीविका मेले का आयोजन किया गया था गुरुग्राम हरियाणा में। फोर्थ मिनिस्टीरियल हाई लेवल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस एक उभरता हुआ खतरा है हमारे स्वास्थ्य सेक्टर के लिए। इस पर जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हुआ था? जद्दा में। जद्दा सऊदी अरब में हुआ था। इसकी थीम थी फ्रॉम डिक्लेरेशन टू इम्प्लीमेंटेशन, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। 20th इंटरनेशनल एजुकेशन एग्जीबिशन 2024 ये शारजाह में हुआ था, UAE में। इसमें ऑफिशियली स्टडी इन इंडिया कैंपेन को लॉन्च किया गया था 20th इंटरनेशनल एजुकेशन एग्जीबिशन में शारजाह में। 29th COP भी अभी हाल में कंडक्ट हुई है, बाकू अजरबैजान में हुई थी 11 से 22 नवंबर को। बाकू फाइनेंशियल गोल पर सहमति इसमें व्यक्त की गई थी जिसमें 2035 तक जो 1.3 ट्रिलियन डॉलर जो है जलवायु वित्त के रूप में डेवलप्ड कंट्रीज को किसको ट्रांसफर करने हैं? डेवलपिंग कंट्रीज को। ठीक है। भारत ने इस बैठक में स्वीडन के साथ लीड IT सदस्य बैठक का आयोजन किया था जिसमें उद्योगों को कम कार्बन उत्सर्जन की श्रेणी की दिशा में काम करने पर आ रही चुनौतियों पर चर्चा की गई थी। पहली बार COP 29 में पर्यटन दिवस भी बनाया गया था। ये है यहाँ पे COP 29 की मेन थीम अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिंग इन अ लिवेबल प्लेनेट फॉर ऑल, ये मेन थीम थी। विकसित देशों द्वारा 2035 तक विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त के रूप में प्रतिवर्ष $300 बिलियन देने का यहाँ पर कमिटमेंट किया गया था, प्लेज किया गया था। 43वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो है ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इस बार कंट्री मतलब स्टेट फोकस ये रहा था, झारखंड और बिहार और उत्तर प्रदेश ये पार्टनर स्टेट्स रहे थे इसमें। और थीम वही था विकसित भारत @ 2047। ये कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह ये उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। 75वीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल कांग्रेस ये मिलान में हुई थी, इटली में। इसमें थीम थी रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। 83वां भारतीय सड़क कांग्रेस सम्मेलन ये रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। अब जो लोकल फेस्ट और फेयर देख लेते हैं, जैसे खादी महोत्सव ये मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था KVIC की तरफ से। 8वां गंगा उत्सव ये हरिद्वार उत्तराखंड में इस बार हुआ था। शिल्प समागम मेला ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसमें शिल्प और सामुदायिक सशक्तिकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ट्यूलिप ब्रांड का उद्घाटन किया गया था, ट्यूलिप ब्रांड। आगे है 43वां वार्षिक शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, शारजाह इंटरनेशनल बुक फेयर ये शारजाह में हुआ था, UAE में। इस बार गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री इस कह सकते हैं बुक फेयर में था मोरक्को। ठीक है, मोरक्को। फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव ये न्यू दिल्ली में हुआ था। इसकी थीम थी पीस एंड हार्मनी फॉर प्रॉस्परस भारत। फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री जी ने। अरुणाचल रंग महोत्सव थिएटर फेस्टिवल था, अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। रूट टू रूट्स इस बार थीम थी, रूट टू रूट्स, रूट पहला ये वाला रूट और ये वाला। आगे है 25वां हॉर्नबिल महोत्सव ये किसामा हेरिटेज विलेज कोहिमा नागालैंड में हुआ था। इस बार जापान को वेल्स के साथ इस महोत्सव का पार्टनर कंट्री घोषित किया गया था। जापान के साथ वेल्स को इस बार के हॉर्नबिल फेस्टिवल का पार्टनर कंट्री घोषित किया गया था। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पे आ जाते हैं अब हम लोग। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में सबसे पहला सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स ये हिंड्रिक फाउंडेशन और IMD के द्वारा जारी किया गया था। सस्टेनेबल ट्रेड इकोनॉमी में इंडिया की रैंक थी 23वीं, 23। फर्स्ट पर कौन था यहाँ पे? न्यूजीलैंड। और ट्रेड इकोनॉमी मोस्ट सस्टेनेबल ट्रेड इकोनॉमी न्यूजीलैंड की, सेकंड नंबर पर UK की और थर्ड पर ऑस्ट्रेलिया के। अलग अलग पिलर्स पर अगर बात करें तो इंडिया को रैंक मिली थी इकोनॉमिक लेवल पर 16वीं, सोशल लेवल पर 28वीं और एनवायरमेंटल लेवल पर 28वीं। आगे है IMF AI रेडीनेस इंडेक्स। IMF AI रेडीनेस इंडेक्स में जो कि IMF द्वारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत की रैंक थी 72वें। AI तत्परता सूचकांक में टॉप पर सिंगापुर, फिर डेनमार्क, फिर UK US माफ कीजिएगा,
और भारत की रैंक 72वीं। IMF AI रेडीनेस इंडेक्स ये देख चुके हैं हम लोग। आगे है सतत व्यापार सूचकांक यानी सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स, ये भी देख चुके हैं। थोड़ा सा रिपीट हो गया ये। हाँ, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स की रिपोर्ट आई थी। इसमें पेटेंट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन के लिए शीर्ष 10 देशों में भारत ने अपना स्थान जो है बना लिया है। टॉप 10 में अब इंडिया आ गया है इन टर्म्स ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। 6th पर आ गया है पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करने के मामले में। यूएस टॉप पर है, जापान है, फिर साउथ कोरिया है, जर्मनी है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक CCPI ये बहुत ही जरूरी इंडेक्स होता है, जर्मन वॉच इसको जारी करती है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 से आ चुका है, मतलब साल के एंड में आता है और इसको अगले साल का कहते हैं। जैसे 2023 के एंड में जब आया था तो उसको कहते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स या फिर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 वाला। इस बार ही 2025 वाला ही कहलाएगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं, ध्यान रखिएगा। जर्मन वॉच इसको जारी करता है, ठीक है, जर्मन वॉच। और इसमें किसी भी कंट्री को इस बार भी टॉप 3 का स्थान नहीं दिया गया है, एलिजिबल नहीं थे कोई भी कंट्री टॉप 3 में आने के लिए। रैंकिंग यहाँ पर 4th प्लेस से शुरू होती है, डेनमार्क से। नीदरलैंड इसमें 5th पर है, इंडिया को इसमें 10th पर रखा गया है, यूके इसमें 6th पर है। इंडिया को लास्ट ईयर जो 7th रैंक मिली थी, याद रख सकते हैं। उसके बाद जॉब्स एट योर डोरस्टेप रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक ने जारी की थी, मतलब वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, जारी की थी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने 22 नवंबर को। जॉब्स एट योर डोर स्टेप, इसमें किन स्टेट्स की बात की गई थी इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में? हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान की इसमें बात की गई थी कि किस तरीके से जो एजुकेशन है और जो हमारा बिजनेस मॉडल है, जिस तरीके से कंपनी व्यापार करती हैं, उनका कन्वर्जेंस कैसे हो सकता है जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। आगे MSP की लिस्ट आ चुकी है। MSP ये वीट वाला जरूर याद रख लीजिएगा, जहाँ पर एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ भी पूछते हैं, वीट वाला, ग्राम वाला, बार्ली वाला, ये सब थोड़ा बहुत डेटा पूछा जा सकता है, बाकी ये कॉलम जरूरी नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट सीरीज, वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट की 3rd एडिशन जारी कर दिया गया है ISA के द्वारा। इसको जारी किया था प्रहलाद जोशी ने, चेयरपर्सन ऑफ ISA असेंबली एंड मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया। आगे है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट, ये तो हम देख ही चुके हैं। आगे क्लाइमेट ट्रेस ने जारी किया था लीडिंग ग्रीन हाउस गैसेस एमिटर सिटीज की रिपोर्ट। तो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिटर सिटी कौन है? ये है शंघाई, चाइना कैपिटल जो है सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है रिलीज करती है इसके अनुसार। फिर टोक्यो है, फिर न्यूयॉर्क है, फिर ह्यूस्टन है, ठीक है। ये सब सिटीज सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करते हैं। एप्स पोर्टल पे हम लोग देख लेते हैं भूनीर पोर्टल। भूनीर पोर्टल 19 सितंबर को जारी किया गया था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी ने इसको जारी किया था, CGWA ने NIC के साथ मदद में। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के बारे में इसमें परमिशन ली जा सकती थी। और संपदा 2.0 पोर्टल, ये लोकल पोर्टल है मध्य प्रदेश का। सारे स्टेट्स में जहां जहां पर जमीन की रजिस्ट्री होती है, अलग अलग पोर्टल्स का नाम अलग अलग होता है, अलग अलग स्टेट में। उत्तर प्रदेश वाले कमेंट करके जल्दी से बताइए कि हमारे यहाँ पर जो रजिस्ट्री होती है उसके लिए पोर्टल उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नाम से लॉन्च किया है। तो संपदा 2.0 पोर्टल जो है ये मध्य प्रदेश में ई रजिस्ट्री और ई पंजीयन के लिए यूज किया जाता है। हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कौन सा यूज होता है, आप जल्दी से कमेंट करके बता सकते हैं। आगे है NSE इंडिया मोबाइल ऐप। NSE इंडिया मोबाइल ऐप ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जारी किया था। नो योर मेडिसिन ऐप मनसुख मंडाविया ने जारी किया था। नो योर मेडिसिन ये नाडा ने जारी किया है, जिससे इंडिया के एथलीट्स को जो है एजुकेट किया जा सके कि कौन सी दवा लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, जो उनको डिस्क्वालीफाई कर सकती है। द टीचर ऐप ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया था। भारतीय इंटरप्राइजेस ने इसको जारी किया था, भारतीय एयरटेल कह सकते हैं भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के भारतीय इंटरप्राइजेस ने इसको लॉन्च किया है। इसमें 260 घंटे का हाई क्वालिटी रिसोर्स है बच्चों के लिए, मतलब पढ़ने वाले बच्चों के लिए। शॉर्ट वीडियोस हैं, पॉडकास्ट हैं, वेबिनार हैं, क्विज वगैरह हैं, जिससे उनको एजुकेट किया जा सके। द टीचर ऐप। नवंबर मंथ 2024 के MCQ सेक्शन पे अब हम लोग आ जाएंगे। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि WHO ने एक टूल लॉन्च किया है, हेल्थ लेबर मार्केट एनालिसिस सपोर्ट टूल, असिस्ट करने के लिए अफ्रीका रीजन को टू असेस हेल्थ वर्क फोर्स एजुकेशन कैपेसिटी सप्लाई एंड डिमांड। तो ये टूल लॉन्च किया WHO ने अफ्रीका रीजन के लिए, सही है। वर्ल्ड जू एक्वेरियम एसोसिएशन वाजा ने मेंबरशिप नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली की सस्पेंड कर दी थी 6 महीने के लिए, क्योंकि जो शंकर है ना, शंकर एक बेसिकली अफ्रीकन एलिफेंट है, अफ्रीकन हाथी शंकर नाम का, जो कैप्टिविटी में है नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में। उसके कंसर्न्स को लेकर के जो कि एथिकल गाइडलाइंस हैं कि
किसी भी जानवर को जो है जंजीरों से नहीं बांधा जाएगा। तो जंजीरों से बांध करके रखा गया था शंकर नामक अफ्रीकन एलिफेंट को। इस वजह से नेशनल जूलॉजिकल पार्क की मेंबरशिप जो है 6 महीने के लिए वासा ने सस्पेंड कर दी थी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। वर्ल्ड जू एक्वेरियम एसोसिएशन जो है जब ये खुला था तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जो है ये स्पेन में है। इसका हेडक्वार्टर है बार्सिलोना में, स्पेन में। ये ध्यान रखिएगा, बार्सिलोना स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि समर्थ योजना वॉज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 2 ईयर्स। समर्थ योजना को आगे बढ़ा दिया गया 2024-25 से 2025-26 तक के लिए, और इसका बजट जो है 495 करोड़ रुपए यहाँ पे रखा गया था। 3 लाख लोगों को टेक्सटाइल रिलेटेड स्किल सिखाने के लिए समर्थ योजना को आगे बढ़ा दिया गया था 2 वर्षों के लिए। तो सारे स्टेटमेंट इसमें सही है। आंसर हमारा हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव करेक्ट। इनमें से कोई भी सही नहीं है, डी। आगे हमारा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 11 अक्टूबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 22 सैनिकों की स्मृति में किस राज्य के बुरदांग में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था? तो डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया था प्रेरणा स्थल बुरदांग नामक जगह पर। 22 सोल्जर्स जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी 2023 के सिक्किम फ्लड्स में लोगों को बचाने के ऑपरेशन के दौरान। तो ये कहाँ पे, बुरदांग में ये मेमोरियल बनाया गया है इन सैनिकों के लिए, सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में प्रेरणा स्थल या फिर इनका मेमोरियल बनाया गया है। आगे है, निम्नलिखित में से किस देश के प्रेसिडेंट श्री पेड्रो सॉन्चेज ने 27 से 29 अक्टूबर को भारत की आधिकारिक यात्रा की थी? तो पेड्रो सॉन्चेज जो है ये स्पेन से आए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, स्पेन। स्पेन से आकर के मिस्टर पेड्रो सॉन्चेज ने और भारत के प्रधानमंत्री जी ने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया था, जहाँ पर C295 एयरक्राफ्ट जो है बनाए जा रहे हैं टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा, TASL के द्वारा। 2 साल पहले करीब स्पेन और भारत के साथ ये ट्रीटी हुई थी, या फिर कह सकते हैं कि एग्रीमेंट हुआ था कि भारत में जो है वडोदरा गुजरात में ये C295 एयरक्राफ्ट जो है बनेंगे वहाँ की कंपनी के सहयोग से। तो ये जो कॉम्प्लेक्स खुला है तो इसी वजह से वहाँ के प्रधानमंत्री यहाँ पर उद्घाटन के लिए आए हैं। आगे 4 नवंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया था? इसका उद्घाटन किया था मिस्टर एस जयशंकर ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, सुब्रमण्यम जयशंकर। स्पेन की लोकेशन अगर आप वर्ल्ड मैप में देखें, क्योंकि आपको देखना चाहिए, कोई भी कंट्री न्यूज में रहे तो उसको आपको वर्ल्ड मैप में ऑब्जर्व करना चाहिए थोड़ा सा। पूरा वर्ल्ड मैप एक जगह पर रट करके या फिर कुछ मंथ में ऐसे तैयार नहीं किया जा सकता है। जो जो लोकेशन चर्चा में हो उसी को आप लोकेट करिए और इस तरीके से आप जो है अच्छे तरीके से तैयार कर पाएंगे। पूरा वर्ल्ड मैप याद नहीं किया जा सकता है, लेकिन यही सही तरीका होता है कि जो जो कंट्री न्यूज में हो आप उसको देखते हुए चलिए और एक मैप जो है आपके माइंड में ऑटोमेटिकली क्रिएट होता जाता है। बार्सिलोना जो है स्पेन में है, ये आपका स्पेन है। स्पेन की कैपिटल जो है बार्सिलोना है नहीं, इसकी कैपिटल मैड्रिड है। ठीक है, मैड्रिड है, ये मैड्रिड है और बार्सिलोना यहाँ पे है। अगर छोटा छोटा दिख रहा होगा, बार्सिलोना जो है इधर पे है, इसके ईस्टर्न साइड में स्पेन की कैपिटल मैड्रिड है। स्पेन जो है ये बाउंड्री किससे शेयर करता है? ये लैंड बाउंड्री शेयर करता है पोर्चुगल से। ठीक है, पोर्चुगल से, और ये शेयर करता है फ्रांस से। ठीक, और बाकी ये किसको फेस करता है? ये फेस करता है नॉर्थ अटलांटिक को, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को। कोई भी जो है इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इससे नहीं गुजरती है स्पेन से। स्पेन के साउथ में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और जो कंट्री सबसे नियरेस्ट है साउथ में मोरक्को है। ठीक है, मोरक्को। और इधर जो है वेस्टर्न साइड में पोर्चुगल है और इधर मेडिटेरेनियन सी है, कुछ नहीं है। कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, इसको देख लेते हैं। नवंबर 13 2024 को सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है इसने गाइडलाइंस जो है जारी की है। ठीक है, तो अभी तो ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से आया है, CCPA की तरफ से, लेकिन इससे पहले शिक्षा मंत्रालय की भी गाइडलाइंस आ चुकी है। इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन जो है इशू की थी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के बारे में। जो कोचिंग सेक्टर्स मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करते हैं, डिसेप्टिव मार्केटिंग वगैरह करते हैं, उससे बचने के लिए कोचिंग सेंटर्स को गाइडलाइन जारी की गई है। तो ये दोनों सही है। इसके बाद है कि एज पर गाइडलाइन सेंटर एस्टैब्लिश्ड, ऑपरेटेड और एडमिनिस्टर्ड बाय अ पर्सन और पर्सन्स फॉर प्रोवाइडिंग कोचिंग टू मोर देन 50 स्टूडेंट्स फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ कोचिंग सेंटर। तो कभी भी ये गाइडलाइन बनती है या फिर कोई एक्ट आता है तो उसमें डिफाइन किया जाता है कि किसके लिए है और वो उसको कैसे एंटिटी को स्टैब्लिश करेंगे। तो कोचिंग सेंटर किसको कहा गया है? कि कोई भी ऐसी संस्था जहाँ पर कुछ लोग बच्चों को गाइडेंस या फिर कोचिंग देते हैं जिनकी संख्या बच्चों की 50 स्टूडेंट से ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए कोई 5 बच्चों को पढ़ाता है तो कोचिंग सेंटर की श्रेणी में नहीं आएगा, वो प्राइवेट ट्यूशन माना जाएगा।
तो कोचिंग सेंटर के चलाने वाले को माना जाएगा जो 50 बच्चों या उससे अधिक को एजुकेशन देता हो, उनको गाइड करता हो। तो तीनों यहाँ पे सही हो जाएगा, आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं तीन के तीनों। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक वाज इनॉग्रेटेड एट द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज में एक पॉपुलेशन क्लॉक या फिर कह सकते हैं जनसंख्या घड़ी कहाँ पे लगाई गई है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में लगाई गई है, कर्नाटक में। और कर्नाटक की पॉपुलेशन को 1 मिनट 10 सेकंड में अपडेट करती है, इंडिया की पॉपुलेशन को हर 2 सेकंड में ये क्लॉक अपडेट करती है। जो डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक है, ये इंडियाज़ फर्स्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। इंडियाज़ फर्स्ट नहीं है क्योंकि इससे पहले भी ऐसी पॉपुलेशन क्लॉक जो लगाई जा चुकी है। एक ऐसी डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक सितंबर 2021 में लगाई गई थी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो दिल्ली में जो है लगाई गई थी। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो तत्कालीन थे उनके द्वारा। तो ये भारत की पहली नहीं, कर्नाटक की पहली आप कह सकते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक दिल्ली में लगाई गई थी सितंबर 2021 में। अब ये कर्नाटक में लगाई गई है। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने 25 अक्टूबर 2024 को कहां पर वीर शहीदों के सम्मान के लिए डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर शुरू किया था? डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेलोर जो है ये लगाया गया है कहाँ पे, या फिर हम कह सकते हैं आरपीएफ ने कहाँ से ये डिजिटल मेमोरियल लॉन्च किया है? डिजिटल मेमोरियल बेसिकली एक वेबसाइट लॉन्च की गई है जिसमें आरपीएफ के जो पर्सनल्स हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया है उनके बलिदान की गाथा उसमें बताई जाएगी। इसको दिल्ली से लॉन्च किया गया है, न्यू दिल्ली यहाँ पे सही है ए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुयाना की आधिकारिक यात्रा के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? प्रधानमंत्री जी ने जो गुयाना की ऑफिशियल विजिट की थी उसके बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने 20 से 21 नवंबर को विजिट किया था, ये सही है। और फिर है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जिन्होंने गुयाना की यात्रा की है पिछले 56 वर्षों में। पिछले 56 वर्षों में गुयाना की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं, ये सही है। इसके बाद है ड्यूरिंग दिस विजिट इंडिया एंड गुयाना साइन 10 MOUs इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, यूपीआई एंड डिफेंस। तो ये भी सही है, इसमें कई सारे MOU साइन हुए थे। आंसर इसमें हो जाएगा नन ऑफ द अबव करेक्ट, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। गुयाना कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन है, ध्यान रखिएगा जॉर्ज टाउन। इसके बाद भारत और भूटान के बीच आपसी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 7 नवंबर 2024 को असम के किस जिले के दरांगा में दरांगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया था? इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ये भूटान के साथ पहली बार जो है मतलब असम में स्थापित की गई है। और यहाँ पर जो ल्योनचोंग दासो शेरिंग तोगपे जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भूटान, ये पहले फॉरेन नेशनल बने थे जिन्होंने पासपोर्ट अपना स्टैंप लग करवाया इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दरांगा से। तो ये चेक पोस्ट जो है ये क्रिएट की गई थी तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट में, दरांगा में, जो कि पहली इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जो हमने भूटान के लिए असम में बनाई है, असम के रास्ते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोयला मंत्रालय के सचिव विक्रम देव ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम पोर्टल पर ओपन माइनिंग ओपनिंग परमिशन मॉड्यूल शुरू किया था। इतना कोई खास नहीं है, ये जो उनके इंटरनल क्लियरिंग सिस्टम है ये एग्जाम में नहीं आते हैं, इसकी जगह कोई और स्टेटमेंट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। गुजरात की गवर्नमेंट ने इंडिया की पहली गुजरात सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च की थी और गुजरात पहला ऐसा स्टेट बन गया था भारत का जिसने अपनी खुद की सेमीकंडक्टर पॉलिसी जारी की हो, ये सही है। आनंद प्रकाश बाडोला जो इंस्पेक्टर जनरल हैं आईसीजी के, इंडियन कोस्ट गार्ड के, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था टियर 3 डेटा सेंटर प्रोजेक्ट का जो है न्यू दिल्ली में, तो ये सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। इसमें हमसे पूछा कौन से करेक्ट है, तो ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, बी यहाँ पे सही है। साथ ही गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने माइक्रॉन नामक कंपनी का एडवांस्ड सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट मार्क एंड पैक प्लांट जो है सानंद गुजरात में, इसका उद्घाटन किया था। धोलेरा जो है इंडिया का फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है। धोलेरा इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडिया फर्स्ट ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। To which country did the government of India gift to water a jet-powered fast interceptor craft? दो जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर जहाज जो है उपहार में प्रदान किए थे भारत सरकार ने किसे? इंडिया ने जो जहाज दिए हैं उपहार स्वरूप किसको? मोजाम्बिक को, ठीक है, मोजाम्बिक। ये जो फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट है ये आईएनएस घड़ियाल के द्वारा मोजाम्बिक को भेजे गए थे। मोजाम्बिक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ने वाला कंट्री है, यहाँ पे आप इसको स्पॉट कर सकते हैं, ये एरिया मोजाम्बिक का है, ये है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक की कैपिटल एक पोर्ट सिटी है, इसका नाम होता है मापुटो, मापुटो। और ये जो है
इधर पड़ती है इसके ईस्टर्न साइड में, साउथ ईस्टर्न साइड में मोजाम्बिक जो है बाउंड्री साझा करता है जिम्बाब्वे के साथ, तंजानिया के साथ ऊपर नॉर्थ में, ठीक है, और साझा करता है मलावी के साथ। तो और इधर भी आप देखेंगे साउथ में भी साझा करता है, साउथ अफ्रीका के साथ थोड़ा सा हिस्सा ये साझा करता है। तो ये बात हो गई मोजाम्बिक की। निम्नलिखित में से किसने 19 नवंबर 2024 को गुजरात के साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट के हिम्मतनगर में 800 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन किया था? इसका उद्घाटन उद्घाटन किया था अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने इस समय जो है अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था। 800 मीट्रिक टन का हिम्मतनगर साबरकांठा गुजरात में कैटल फीड प्लांट, स्टेट ऑफ आर्ट कैटल फीड प्लांट। Which of the following countries had cancelled airport and energy deals with Adani Group after a US indictment bribery charges? तो यूएस ने घूस देने का आरोप जो लगाया था अडानी ग्रुप पर, उसके बाद केनिया ने जो है अपना जो कह सकते हैं एयरपोर्ट और एनर्जी डील जो है कैंसिल कर दी थी, और पोर्ट डील तो पहले ही केनिया के सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करा दी थी अडानी ग्रुप के साथ। तो अडानी ग्रुप के साथ केनिया की, आंसर यहाँ पर हो जाएगा केनिया। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग हैज नोटिफाइड द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूना क्लस्टर। ट्यूना क्लस्टर ये कहाँ बनेगा? अंडमान और निकोबार में, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत, ये ध्यान रखना है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड 2004 की। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट 2004 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया था मार्च मंथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये सही है। उसके बाद गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने लॉन्च किया था नेशनल पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो प्रसार भारती का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म आ चुका है वेव्स, इसको 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में लॉन्च किया गया था, ये सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सारे कथन यहाँ पे सही है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम द 104th फुल मेंबर ऑफ आईएसए? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 104 नंबर की फुल मेंबर कंट्री कौन बनी है? आर्मेनिया बनी है, ऑप्शन नंबर ए आर्मेनिया। आर्मेनिया की जो कैपिटल है उसका नाम आप कमेंट करके बताएंगे, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आर्मेनिया? कैपिटल ऑफ आर्मेनिया ये कमेंट करके बताइए, और ये बताइए कि कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिससे आर्मेनिया जो है अपनी बाउंड्री साझा करता है। आगे है यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव ने नोटिफाई किया था घुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को 56 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। भारत का 56वां टाइगर रिजर्व जो है यह है घुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है राजस्थान में, ये 55th है, 55वां टाइगर रिजर्व है। और कह सकते हैं 56 तब ये है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होगा इंडिया का, नागार्जुन श्रीसलम और मानस टाइगर रिजर्व के बाद। नागार्जुन श्रीसलम ये लार्जेस्ट है एरिया वाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इम्पोज द फाइन ऑफ 50 डेसिलियन? 50 डेसिलियन का जुर्माना जो है किसने अनाउंस किया था? रशिया ने। रशिया का ऐसा मानना था कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को या फ्री स्पीच को कर्ब किया अपने यूट्यूब में। यूट्यूब में रशिया के मीडिया चैनल्स वगैरह को जो है ऑनगोइंग वॉर विद यूक्रेन के दौरान जो है कर्ब किया था, उनकी न्यूज़ कम चलाई थी, तो इस वजह से ये रशिया ने ये जुर्माना अनाउंस किया था गूगल के लिए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया था रिजर्वेशन वुमेन के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में 2% से, और पहले 33% रिजर्वेशन था वुमेन का गवर्नमेंट जॉब में मध्य प्रदेश में, अब हो गया 35%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच? स्मार्ट सिटी मिशन डेवलपिंग सस्टेनेबल एंड सिटीजन फ्रेंडली अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सही मैच है। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है हाउसिंग शॉर्टेजेस जो अर्बन एरियाज में उसको एड्रेस करना, ये सही है। स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है प्रमोटिंग क्लीनलीनेस एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सही है। लेकिन जो सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है अमृत का उद्देश्य पॉवर्टी रिडक्शन एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन अर्बन एरियाज, तो ये तो डे एनयूएलएम का टारगेट है, ठीक है, डे एनयूएलएम का टारगेट है ये इसका नहीं है। अमृत का टारगेट जो है यहाँ पे है इम्प्रूविंग बेसिक सर्विसेज इन सिटीज इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई, सैनिटेशन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो ये सही सुमेलित नहीं है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? पेरू के प्रेसिडेंट डीना बुलवार्टे और चाइनीज प्रेसिडेंट ने जॉइंटली जो है चीन के द्वारा बनाया गया चैनके मेगा पोर्ट को जो है
इनॉग्रेट किया था। चैन के मेगा पोर्ट जो है ये कहाँ बनाया गया है, चैन के सिटी में, जो पेरू में पड़ता है वहाँ पे। तो चाइना जो है अपना विस्तार कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू पूरे विश्व में, और कई सारे पोर्ट वगैरह भी और एयरपोर्ट डेवलप कर रहा है अलग अलग कंट्रीज में। तो पेरू में ये चैन के सिटी में एक एयरपोर्ट जो है चाइना ने अपना बनवाया है वहाँ की सरकार की मदद से। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ड्रोनागिरी अंडर द नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी। नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 के अंतर्गत जो है ऑपरेशन ड्रोनागिरी जो है चलाया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था दरभंगा एम्स का, जिससे कि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है बिहार में उसको बूस्ट किया जा सके। तो दरभंगा एम्स की आधारशिला पीएम मोदी जी ने रखी। बिहार करंट अफेयर के लिहाज से और बीपीएससी के लिहाज से काफी जरूरी है। यहाँ पर तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऑपरेशन ड्रोनागिरी को भी कुछ ही स्टेट्स में लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। और इसको देखेगा आईआईटी तिरुपति नाविष्कार आई हब फाउंडेशन। वेयर विल बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर विल बी स्टैब्लिश्ड। तो हाई अल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर जो है ये खुलेगा लेह लद्दाख में, और यहीं पर जैसा हमने देखा भारत का पहला स्पेस एनालॉग मिशन भी शुरू किया गया है। टाइफून मैन ई के बारे में करेक्ट क्या है, तो मैन ई से लैंडफॉल यहाँ पे हुआ था ईस्टर्न आइलैंड प्रोविंस ऑफ कैटेंडुएंस में। ये कहाँ पड़ता है, कैटेंडुएंस फिलीपींस में। मैन ई तूफान जो है 195 से 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ा था। मैन ई को नेम दिया था फिलीपींस ने, तो ये सही है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, मैन ई तूफान के बारे में। ठीक है, मैन ई को लोकली वहां पे नाम दिया गया था पेपिटो। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट हरिकेन सारा। सारा नामक हरिकेन ने लैंडफॉल कॉज किया था होंडुरास में 14 नवंबर 2024 को। यूएस नेशनल हरिकेन सेंटर ने हरिकेन सारा के बारे में जानकारी दी थी कि नॉर्थ वेस्ट ऑफ कैबो ग्रेशियस में आया था, होंडुरास निकोरागुआ बॉर्डर पर। तो ये सही है। इसके बाद है कि द नेशनल हरिकेन सेंटर ने इसको सारा नाम दिया था, तो ये सही है। आंसर सही हो जाएगा सी। सारा तूफान जो है ये होंडुरास में आया था, ध्यान रखिएगा। अगर और कुछ जानकारी नहीं भी याद रख पाए तो इसकी स्पीड वगैरह नहीं पूछी जाती है, किस कंट्री ने नाम दिया है और ये कहाँ पे आया था, बस ये जरूरी होता है। सी यहाँ पे सही है। अगला है इन विच विलेज ऑफ उत्तराखंड इंडिया फर्स्ट राइटर्स विलेज, यानी कि लेखकों का गांव जो है, इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। नहीं, एक्चुअली इसका उद्घाटन जो है फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी ने और उत्तराखंड के इस समय के गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया था। उत्तराखंड के थानो नामक विलेज को जो है राइटर्स विलेज जो है या लेखक गांव जो है बनाया गया है, बी यहाँ पे सही है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। धुड़मारस जो गांव है, धुड़मारस विलेज बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में, इसको यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा अपने बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के लिए चुना गया इस साल, ये सही है। प्राइम मिनिस्टर जी ने सिलोफर पंचामृत कलश जो है नाइजीरिया के प्रेसिडेंट को गिफ्ट किया था जब नाइजीरिया की यात्रा पर गए थे, ये भी सही है। इसके बाद पीएम मोदी जी ने ग्वालियर में नया 100 टीपीडी काउ डंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट सीबीजी प्लांट जारी किया था। मतलब ये इसका जो है इसका विमोचन किया था, उद्घाटन किया था। 100 टीपीडी गोबर आधारित संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ पे, ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में, तो ये भी सही है। नन ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट जब करेक्ट है तो गलत कोई है नहीं। आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये सीबीजी प्लांट जो ग्वालियर का है, ये लार्जेस्ट काउ शेड भी है वहाँ का। ये आदर्श गौशाला नाम से है लाल्टीपरा ग्वालियर में। मतलब ये गौशाला है और गौशाला के गोबर को जो है सीबीजी यानी कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश का पहला सीबीजी प्लांट है। Which foundation day did National Thermal Power Corporation Limited celebrate on 8 नवंबर 2024? 8 नवंबर 2024 को अपनी 50वीं वर्षगांठ जो है मनाई थी एनटीपीसी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, बी। एनटीपीसी ने 50वीं वर्षगांठ अपनी मनाई थी। स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल जो है जैंडा चौक सिलवासा दादरा नगर हवेली में इसने इनॉग्रेट किया था। ये स्कूल जो है इसका इनॉग्रेशन किया था प्रेसिडेंट जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। सिलवासा दादर नगर हवेली में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का इनॉग्रेशन किया था। चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अभी हाल में किस कंट्री ने जो है खुद को अलग कर लिया है? ब्राजील ने। इससे पहले इटली ने किया था कुछ वर्ष पहले। ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया है सोशल मीडिया को 16 साल तक के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है।
16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अब वहाँ पर सोशल मीडिया को बैन कर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा कदम भी है मेरे हिसाब से।